हेलो माय वेरी डियर सीएम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ये है आपका पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग दिसंबर 24 अटेम्प्ट। अ वेरी 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 सिंपल पेपर। एमसीक्यूज थोड़े से सॉल्विंग वाले ज़्यादा थे बट अगेन डिफ़िकल्ट नहीं थे। आप कह सकते हो कि एमसीक्यूज में थोड़ा टाइम लग गया होगा। प्रैक्टिकल पेपर तो बहुत आसान था और जिसको थ्योरी की मदद मिली हो, या आई एम वेरी श्योर कि आप लोग अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए होंगे। मैं वेरी ऑन रेगुलर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो हर क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये तो क्लास का क्वेश्चन है, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, इस टाइप का पेपर आया हुआ था। सो लेट्स सी आपके एमसीक्यूज के आंसर क्या, और फिर क्विकली 2-3 मिनट में हम बाकी का पेपर का भी रिव्यू ले लेंगे, राइट। सो कम बैक टू योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एमसीक्यू। मैंने मार्क करके रखे हुए टू सेव योर टाइम। Which one of the following classification is meant for distinction between direct and indirect cost? बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसिबिलिटी में जाते हैं। अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बोलूँ तो ये ट्रेसिबिलिटी के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एलिमेंट के अंदर भी हम मटेरियल लेके आते हैं, लेबर लेके आते हैं और एक्सपेंसेस लेके आते हैं, फिर उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न इसको हम एलिमेंट में एक मोर रिलेटेबल आंसर में डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी की तो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। प्लीज़ वही आंसर्स आप देखेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एंड नॉट द क्वेश्चंस विच आर टिक्ड अदरवाइज, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ पे मार्किंग उस हिसाब से की हुई है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये आपका एज इट इज इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के अंदर भी है कि आपका बाई प्रोडक्ट का है एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे बताना है कैरिंग कॉस्ट का आंसर, जहाँ पे आपको 45,000 बेरिंग्स वगैरह दे दिए हैं, बट आपको ऑलरेडी EBQ निकाल के दे दिया है 3,000 का। आपको क्या बोला है, 20 पैसे इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट है पर मंथ। तो हम क्या करेंगे कि 20 पैसे को पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 करेंगे, जो आ जाएगा आपका 2.4। व्हाट विल बी द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट का, Q/2 इंटू सी। तो Q आपका EBQ है, डिवाइड बाई 2 एवरेज आउट करने के लिए इंटू 2 पॉइंट अगर हम 4 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3600। सॉल्वेबल कैलकुलेटर पे डायरेक्टली हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसमें से कौन से जॉब कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोगों को वो बताने हैं यहाँ पे। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, इनफैक्ट उल्टा होता है जॉब कॉस्टिंग के अंदर। जो भी आपके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड रहते हैं, चेंजेस रहते हैं। कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन येस, कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबल विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए वो जॉब के अंदर जाता है। जहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड नहीं लगता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। तो 2 और 3 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। प्लीज़ वही आंसर देखेंगे जो मैंने रेड से मार्क किया या हाईलाइट किया, कन्फ्यूजन मत लाओ। क्वेश्चन नंबर 6, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा हुआ है, तो रॉयल्टी, डिज़ाइन, हायर, ये तीनों भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 76,000। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझ में आ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cost accounting standard deals with the principle and methods of determining the repairs and maintenance cost। तो repairs and maintenance cost हमारा जाएगा CAS 12 के अंदर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का एक छोटा सा पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ पे आपको 2 लाख का लॉस दिया है एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से 2 लाख का लॉस है, करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग दिस इज एन इनकम एंड डायरेक्टर्स फीस, ऑफकोर्स इट इज एन एक्सपेंस। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग से, अगर डेबिट आइटम होता है कॉस्ट में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आइटम है, फाइनेंस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। डायरेक्टर फीस आप लोगों का ये कौन सा आइटम है, फाइनेंस का डेबिट आइटम है, हम क्या करेंगे इसको माइनस। तो नेगेटिव 2 लाख है प्लस 10,000 एंड नेगेटिव 40,000 विल गिव यू अ लॉस ऑफ 2,30,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 9 आप लोगों का। आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का है, यानी कि आपका टोटल सेल्स का 25%, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs। 30 lakhs का प्रॉफिट है। तो अगर आपके पास 30 lakhs का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको दे दिया है PV रेशियो 40%, तो हम टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स निकाल सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी 75 lakhs। ये 75 lakhs अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 100% कितना, तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 300 lakhs।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है और आप लोगों को स्टैंडर्ड रेट निकालना है। तो आप मेरे डब्बा मेथड हो, दिस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी प्रूफ है कि ये मेरा स्टूडेंट का पेपर है, क्योंकि ये डब्बे मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अब डब्बे मेथड के अंदर M3 माइनस M4 से आपको मिलता है प्राइस वेरिएंसेस। जैसे कि अगर आप टेबल की हेडिंग याद करोगे तो SR, AR, AQ एंड AQ। अब मैंने क्या किया, SR AR को एक ब्रैकेट में ले लिया, AQ को बाहर किया। SR आपको ढूंढना है, AR आपको 10 दिया हुआ है, AQ 4000 दिया हुआ है और आपका वेरिएंस जो है वो 2000 है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 4000 SR और ये हो जाएगा 40,000 नेगेटिव, इधर आके आ जाएगा पॉजिटिव। तो 38,000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 9.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रोवन स्कीम का फॉर्मूला क्लियर कट अप्लाई करना था, जहाँ पे आपको टाइम अलाउड दिया हुआ है 48 आवर्स का, टाइम टेकन दिया हुआ है 40 आवर्स का, टाइम सेव्ड आप लोग कैलकुलेट करोगे 8 घंटे का, रोवन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2100, 300 का बोनस हो रहा है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बैच कॉस्टिंग किस पे अप्लाई होती है वो निकाल के देना है यहाँ पे। आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल्स पे हम क्या अप्लाई करते हैं, बैच कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। मॉड्यूल के अंदर भी थ्योरी के अंदर दिया हुआ है एंड वी नो दिस क्वेश्चन। इफ रॉ मटेरियल प्राइसेस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब एवरी नया स्टॉक जो आ रहा है, जैसे पहला 10 का या फिर 15 का या फिर 20 का या फिर 25 का है, नया स्टॉक महंगा महंगा आते जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक विल गिव यू द लोवेस्ट GP, ग्रॉस प्रॉफिट कम करना है मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट बढ़ा रहना चाहिए, मतलब आपने कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए, लीफो, ताकि जो इन्फ्लेटेड प्राइस है उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, लीफो। लोवेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को। इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का टाइम है, लीफो पीफो में बढ़िया कंफ्यूजन होता है। अगर आप लीफो यूज़ करते हो तो ये सारे आपके इशू में चले जाएंगे, करेक्ट है, इशू में चले जाएंगे तो आप लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 के अंदर हम देखेंगे तो आप लोगों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, दे आर ट्रीटेड एज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम हमेशा क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आपका पीरियड कॉस्ट, राइट। उसके बाद हम आएंगे, सेकेंड स्क्रीन हिल गया है, उसके बाद हम आएंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थ्योरी, द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ना बजट विद की फैक्टर लगता है, कौन सी चीज़ आपके पास कम है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे जा सकते हैं। अगर सील्स होता ऑप्शन तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बजट विद की फैक्टर। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए MCQs, अगर हम आगे जाएंगे पेपर का रिव्यू बस क्विकली 5 मिनट्स में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन था विद जीरो एडजस्टमेंट, एक भी एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं दिए। मटेरियल कॉस्ट, परचेज, लेबर दे दिया है, सेल्स भी दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दे दिया है, यहाँ पे इन्वेंटरी, ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जनरल आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी बोला है, आपको कॉस्ट शीट समराइज करके देना है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि सबसे पहले क्वेश्चन देख के फुल बले बले हुआ और आपने सॉल्व किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर B देखेंगे तो ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और हम सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नंबर्स अब मुझे लर्न नहीं है, हो सकता है सेम हो या ना हो, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर सिमिलर क्वेश्चन है या नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है एकदम मतलब रेगुलर बुक में भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी हम कर चुके थे। तो ये मटेरियल कॉस्टिंग का सिंपल क्वेश्चन था, ये पूरा आपने सॉल्व करना चाहिए था। 3A की अगर हम बात करेंगे तो आपका ओवरहेड का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी ओवरहेड के अंदर आपको बहुत आसान से दिया हुआ है कि आपके इतने ओवरहेड्स थे आउट ऑफ दी, ये मुझे लगता है विद नंबर्स हमारे पास सेम क्वेश्चन होना चाहिए। जब मैं इसका डिटेल सोल्यूशन लेके आऊँगी तब एनालिसिस करके दूंगी। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ 35.5 2 lakhs विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑफ स्ट्राइक पीरियड, जो हमें याद है हम उसको माइनस करते हैं, जो नॉट अलाउड रहता है, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। तो आप लोगों को बस यहाँ पे सप्लीमेंट्री मेथड यूज़ करके अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड को एट्रीब्यूट करना था, 7 मार्क इजी फोकट के थे। अगर हम B की बात करेंगे तो यार ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए, तो रिकन्सिलिएशन से आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाना था और रिकनसाइल भी करके देना था। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें का हर आइटम ऐसा है जो हम लोग कर चुके हैं। अगेन अ सेम क्वेश्चन, तो अभी तक के अपन ने 2 क्वेश्चन देखे मेजर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे रेगुलर के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है, सारे खर्चे यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, नॉर्मल कैपेसिटी भी दिया है, कितना बस भर के आता है वो भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज एंड टू स्वीट विलेज एंड राजपुर फ्रॉम न्यू टाउन, मतलब सिर्फ जगह के नाम बदल दिए, बाकी सब सेम है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाज आल्सो सिंपल क्वेश्चन।
इसके बाद 4B आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे, जहाँ पे आपको मटेरियल, लेबर, सैलरी दे दिया है, मशीन का डेप्रिसिएशन अब आप डे वाइज लगाओगे, उतना ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा सुपरवाइजर दे दिया है, उसका टाइम कितना बांटना है वो दिया है, तो सिंपल क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट, और कितना आप ट्रांसफर करोगे वो कंडीशंस लगा के। क्वेश्चन नंबर 5A प्रोसेस कॉस्टिंग है। जनरली स्टूडेंट ये ऑप्ट नहीं करता है क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होता है। मैं भी आपकी जगह एक स्टूडेंट होती तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्ट नहीं करती थी क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होता है, उससे बेटर क्वेश्चन थे मेरे पास सॉल्व करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम बी की बात करेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन आया था, प्रोसेसिंग लॉस का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी हमने किया था जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में था, और रेगुलर में तो हम कई बार कर चुके थे। मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आपको दे दिए हैं, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है कि इसको बदल के देखो। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर अलग अलग केसेस दिए, जब आप मार्केटिंग का खर्चा बढ़ा रहे हो कितना सेल बढ़ेगा, कम होगा। 14 मार्क का क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को मैं लेंदी मार्क करूंगी, ईजी बट लेंदी। 7A की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 110 कैपेसिटी, ठीक है, बजट का क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल बना के देना है, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे 90%, 100%, 110% पे कर चुके थे। इसके हम बी की बात करेंगे तो CAS 5, तो अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके गए होंगे तो ये आपको वो वाला क्वेश्चन आया होगा, मतलब सॉल्व करने के लिए बेटर होगा। बजट का लेंदी तो था। लास्ट क्वेश्चन 8 का पूरा थ्योरी क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सॉल्व करना चाहिए था अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो, क्योंकि मैंने आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी लेक्चर लिया हुआ था। CAS 3 कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और जस्ट इन टाइम के बारे में आपको बताना था। तो मतलब ये आपका पेपर कॉस्टिंग का बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसके अंदर 80% क्वेश्चन हम सेम टू सेम सॉल्व कर चुके थे हमारे रेगुलर में, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी 80% इज नॉट अ जोक। बस आपको चॉइस करना था कि कौन सा सिंपलर क्वेश्चन आपको चूज करना है। सो आई होप द लेक्चर वाज, जो आपको अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए, इट वाज हेल्पफुल। एंड अदर सब्जेक्ट के भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, अब रहा लास्ट पेपर, उसके भी आपको देखने मिल जाएंगे वेरी सून। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। Dear student, are you wondering about Group 2 of CMA Intermediate? So let me tell you, Akash Agarwal classes is starting with its Group 2 का exclusive batch for CMA from 5th of January. हमारा बैच 5th of January से स्टार्ट होगा with the biggest team and the exclusive team, जिसमें पढ़ाऊंगी मैं श्री मैम, जिसमें पढ़ाएंगे आकाश सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को निकिता मैडम, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को हर्ष सर, जिसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को शिक्षा मैडम as well as Heenata madam. So basically our team is expanding and we are bringing the best expertise to you for each and every subject. As you already know, we teach for CMA only, and आप लोगों को सारे नोट्स जो मिलेंगे वो भी सारे के सारे बुक्स जो मिलेंगे, आप लोगों को जो सारा कंटेंट होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, वो एक्सक्लूसिव आपके एग्जाम्स के हिसाब से होगा। As well as अगर आप अभी बुक करते हो, बुकिंग अमाउंट इज जस्ट ₹1000 बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन आवर क्लास नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप अभी बुक करते हो ₹1000 पे करके, तो आपको मिलेगा 10,000 का एडिशनल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। So do not miss this Group 2 batch which we are going to start soon, and book your seats before we get full, be it face to face, be it live streaming or be it recorded. So do not miss this opportunity to study your CMA Intermediate Group 2 with Akash Agarwal classes. Bye bye.